ओके, वेलकम टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, AC जो घरों में आती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने आप लोगों को बताया था जो करंट्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। करंट्स जो है, एक तो होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कैसा होता है? डायरेक्ट करंट मिलता है तुम्हारे सेल में से। ये तुम्हारा सेल है ना, ये एक सेल, ड्राई सेल। ठीक है, जब इसको तुम लोग जोड़ दोगे किसी बल्ब के साथ, ये कोई बल्ब है, इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब जलेगा। यहां पर जो करंट फ्लो करेगा ना वो होगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की खास बात क्या होती है? डायरेक्ट करंट टाइम के साथ करंट की वैल्यू सेम रहती है, हर टाइम पे सेम रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगी। जैसे कि ड्राई सेल, बैटरी, ठीक है, ये सब डायरेक्ट करंट के सोर्स हैं। दूसरा करंट जो है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी भी कह देते हैं। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, ऐसा करंट ऑल्टरनेट करता है, मतलब डायरेक्शन और वैल्यू बदलती रहती है। जैसे टाइम के साथ अगर ग्राफ बनाया जाए, ये टाइम है, ये करंट है, यहाँ पर वोल्टेज भी हम लोग लिख सकते हैं। तो करंट इंक्रीज करता जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, फिर डिक्रीज करता जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा करंट ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने शादी वगैरह तो अटेंड करी होगी, बारात में भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो है दूल्हा बैठा रहता है और पीछे एक बग्गी होती है ना, बग्गी में एक आदमी गाता रहता है। ठीक है, वो तो सब देखा होगा, नाचे भी होगे तुम लोग। उसके ठीक बैक साइड में एक आदमी एक जनरेटर खींच के लेके जा रहा होता है। उसकी केबल तुम्हारे बग्गी में जो आदमी है उसको भी पावर देता है, जो आसपास लाइट जल रही है उसको लाइट मिलती है। तो जो जनरेटर है ना, जो पीछे चलता रहता है, वो होता है एसी जनरेटर। वो ऑल्टरनेटिंग प्रोड्यूस करता है। समझ गए? तो ऐसा करंट ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। और अगर हम सर्किट में बनाएं इस तरीके से, मैं एक बल्ब यूज करूं, एक बल्ब है और यहां पर है एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। इसको ऐसे बनाएंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। देखो, बैटरी को हम कैसे बनाते हैं? सेल को हम बनाते हैं इस तरीके से। अगर मैं सेल को हटा करके यहां पर एक बैटरी का सिंबल लगाऊं तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, है ना, इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा सोर्स होगा, ये होगा सोर्स, एसी सोर्स। इसे हम कहेंगे एसी का सोर्स। बात समझ में आई? बहुत इजी। ऐसा करंट पहले एक डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, घटता जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर मैक्सिमम होने के बाद फिर घटता जाएगा उसी डायरेक्शन में, फिर ज़ीरो हो जाएगा और रुक जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर भी उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा और फिर डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करते करते ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा, बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, घटता जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ऑल्टरनेट करता है। ये एक साइकिल है। ऐसा करंट कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका सोर्स होता है एसी जनरेटर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा एक और हम बात कर लेते हैं। तीसरा जो करंट है वो कहलाता है ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट कैसा होता है? ट्रांजिएंट करंट ऐसा होता है जो बहुत कम टाइम के लिए फ्लो करता है। जैसे बिजली गिरना, जैसे बिजली गिरती है ना, बहुत सारा करंट अचानक से फ्लो कर जाता है, बहुत सारा, कई मिलियन, ट्रिलियन, ठीक है, एम्पियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा चार्ज जो है एक साथ फ्लो कर जाएगा। यानी बहुत ज़बरदस्त करंट फ्लो करता है, इसीलिए वो इतनी तबाही पैदा करता है।
बहुत कम टाइम के लिए जो करंट फ्लो करता है वो कहलाता है ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट्स की। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की हमने बात करी। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके मेजरमेंट से जुड़ी हुई कि इसको नापेंगे कैसे, मेजर करेंगे तो किस चीज़ को मेजर करेंगे। तो अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, मेजरमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को नापेंगे कैसे, ये तो बढ़ती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, जीरो भी हो रही है, मैक्सिमम भी हो रही है। और एक सेकंड में बताऊं तो एक 50 टाइम्स इंक्रीज करती है, 50 टाइम्स डिक्रीज करती है, मतलब 50 टाइम्स एक बार ऐसे मूव करेगी, एक बार ऐसे मूव करेगी, 50 टाइम्स एक सेकंड के अंदर। जबरदस्त फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इतनी जबरदस्त स्पीड से या इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ऑल्टरनेट करती है कि हम अगर नापने जाएंगे तो मेजर क्या करेंगे, किस समय नापेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू है। जैसे मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, ऐसा ऐसा होता रहता है। ये है एक साइकिल, इसे कहेंगे वन साइकिल। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कहलाती है। ऐसी ऐसी 50 साइकिल्स आती हैं हमारे घरों में एक सेकेंड के अंदर। सो इन आवर होम्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड। समझ गए, एक सेकेंड में ऐसी 50 साइकिल्स होती हैं, यानी 50 बार हमारा करंट मैक्सिमम वैल्यू पाएगा, 50 बार अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम वैल्यू पाएगा। इतनी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी होती है। तो बात क्या है कि हम नापेंगे कैसे और नापेंगे क्या और नापेंगे कब। वैल्यू तो अलग अलग समय पे अलग अलग है। तो जब कोई चीज़ वेरी करती है, बदलती है, तो हम ज़्यादातर बात करते हैं एवरेज की। ठीक है, हम जनरली बात करेंगे एवरेज की, तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे एवरेज की। तो एवरेज की बात करते समय अगर हम लोग ध्यान से देखें कि करंट आधे समय के लिए एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, बाकी आधे समय के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन होता है कि नहीं। तो आधे समय डायरेक्शन में, आधे समय के लिए दूसरी डायरेक्शन में, तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बात करेंगे आधे साइकिल की, एक पूरे साइकिल की बात नहीं करेंगे। ये जीरो टाइम है, ये टी टाइम है पूरी साइकिल का, और ये है t/2 टाइम, ये t/2 टाइम है। समझ गए। तो हम लोग आधी साइकिल की बात करेंगे क्योंकि पूरी साइकिल में टोटल करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आधे समय के लिए ऐसे जाएगा, बाकी आधे समय के लिए ऐसे जाएगा, और दोनों इक्वल होंगे, इसलिए एवरेज जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग केवल आधी साइकिल की बात करेंगे। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। हम लोग करंट के पे फोकस करेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ध्यान से सुनो, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए लोग एसी की एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग निकालेंगे एसी की एवरेज, लेकिन हम लोग बात करेंगे डीसी की, और ऐसा कहेंगे कि जो डीसी डायरेक्ट करंट, जो डीसी उतना चार्ज भेजता है जितना कि एसी भेजेगा, उसी सर्किट के अंदर आधी साइकिल में। समझ गए। तो डीसी को इस एसी का मीन एवरेज कहेंगे। सुनो फिर से, एक तरफ डीसी हो गया, एक तरफ एसी हो गया। डीसी के बारे में हम जानते हैं, डीसी की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, डीसी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो तो लगातार बराबर रहती है। उसको तुम कह सकते हैं भाई करंट कितना, इतना करंट है, क्योंकि करंट तो बदलता ही नहीं है। तो हम डीसी की हेल्प से एसी को डिफाइन करेंगे। तो जो डीसी उतना चार्ज भेजता है जितना कि एसी भेजेगा किसी सर्किट के अंदर आधी साइकिल में।
तो उस DC को AC का मीन वैल्यू कहेंगे। तो एक तरफ निकालेंगे हम लोग चार्ज फ्लोन इन अ सर्किट इन हाफ साइकिल बाई DC। ठीक है, जो DC ने चार्ज भेजा सर्किट के अंदर आधी साइकिल में, तीन बात, चार्ज सेम सर्किट हाफ साइकिल में किसके बारे, DC के बारे, और दैट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन इन अ सर्किट in half cycle by AC। तो this DC is called mean value of AC। समझ गए, बहुत सिंपल सी बात। तो उस DC को AC का मीन वैल्यू कहेंगे। समझ गए, बहुत इजी सी बात, समझ गए। अब हम डिराइव करेंगे, तो चलो डिराइव क्या करते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एक तरफ तो है हमारा DC, और DC करंट इस तरीके से टाइम के साथ चेंज नहीं होता। मान लो करंट की वैल्यू है I, हम इसको कहेंगे IAV, करंट की एवरेज वैल्यू। और आधी साइकिल यहाँ पर पूरी होगी, यानी इतना टाइम T/2 टाइम में, तो जो चार्ज होगा, चार्ज हो जाएगा IAV इंटू T/2, क्योंकि चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। तो इतना चार्ज हमारा फ्लो कर गया आधे समय में। किसने भेजा है चार्ज, DC ने भेजा है। ठीक है, यहाँ तो बोल दो सिंपल सी कैलकुलेशन। अब AC की बात करते हैं। AC में देखो, AC में करंट ऑल्टरनेट करता है। ठीक है, तो कौन से टाइम की बात करेंगे हम, आधी साइकिल की बात करेंगे। आधी साइकिल में कितना चार्ज फ्लो कर गया, आधी साइकिल में तो इतना चार्ज फ्लो कर गया। समझ गए, आधी साइकिल में इतना चार्ज फ्लो कर गया। क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो करंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है इस तरीके से, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ये है हमारी करंट की इक्वेशन। कैसे आई ये इक्वेशन, जो हमारा DC जनरेटर होगा ना, सॉरी AC जनरेटर होगा, वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है इस तरीके से, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। मतलब टाइम के साथ वोल्टेज ऐसे ही इंक्रीज करेगी, जीरो हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, फिर जीरो हो जाएगी। ये इक्वेशन ही बताता है। इसमें E0 क्या है, अगर यहाँ पर ग्राफ फिर से बनाएं तो ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू E0, और किसी भी टाइम पर जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो है हमारी E, और ये टाइम। तो यहाँ से अगर हमें करंट निकालना है तो हम लिखेंगे E बाई रेजिस्टेंस, जैसे वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है, और ये बनेगा E0 बाई R साइन ओमेगा t। इसको कहेंगे I0 साइन ओमेगा t। बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन कैसे आई कि जो हमारा जनरेटर होगा, AC जनरेटर, वो वोल्टेज जो प्रोड्यूस करेगा वो इस तरीके से, इस फॉर्मूले के हिसाब से वेरी करेगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज होगी, ऐसे कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। ठीक है, उससे हम करंट निकालेंगे तो करंट भी इसी तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो उसको मैंने ऐसे बनाया। तो हम देख रहे हैं भाई करंट तो चेंज हो रहा है, अलग अलग समय पे अलग अलग है। तो हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से टाइम के अंदर, बिल्कुल थोड़े टाइम के अंदर, दिस इज़ वेरी स्मॉल टाइम dt, कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वो निकाल लेंगे। सो dq चार्ज फ्लो कर जाता है I dt। इस फॉर्मूले से कैसे आया फॉर्मूला, हम जानते हैं करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, या ऐसे भी लिख सकते हो जब हम AC की बात करेंगे dq बाई dt। तो इस फॉर्मूले से हमें ये मिला है, सिंस I इज dq बाई dt, तो dq हो जाएगा I dt। लेकिन हमारा जो I है वो तो है I0 साइन ओमेगा t, I0
साइन ओमेगा टी डी टी। समझ गए? तो इतने से टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर गया, तो टोटल टाइम 0 से t/2 टाइम तक कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा? भूले तो नहीं हो ना, हम निकाल रहे हैं चार्ज। जो चार्ज डीसी भेज रहा है वो निकाल चुके, जो चार्ज एसी भेजेगा वो निकाल रहे हैं। दोनों को इक्वल कर देंगे, हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो हम चार्ज निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे, चार्ज मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से t/2 तक करेंगे, हाफ साइकिल के लिए करेंगे। आई नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर मिटा करके इस वाले पोर्शन को। सो हमें क्या मिला? हमें मिला, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो Q इज इक्वल टू आई नॉट, अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और लिमिट्स लिखेंगे 0 से t/2। सो Q इज इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं साफ साफ, और कॉस ओमेगा अपर लिमिट t की जगह t/2 माइनस कॉस 0 लिमिट कॉस 0। इस तरीके से लिख लिया हम लोगों ने, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये सारी चीज़ अलग है इससे। सो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, कॉस ओमेगा को लिखेंगे 2π/t इंटू t/2 माइनस 1। Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, cos पाई क्या होता है? -1, पहले से -1 है, सो -2 यहाँ आ गया +2। सो Q इज इक्वल टू 2i नॉट बाई ओमेगा। ये चार्ज हुआ जो AC ने भेजा, ये चार्ज जो है वो DC ने भेजा। स्टार्टिंग में डेफिनेशन याद है ना, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जो चार्ज DC भेजता है, जो चार्ज AC भेजता है, तो उस DC जो चार्ज भेजेगा आधी साइकिल में, उसी को हम लोग कहेंगे मीन एवरेज वैल्यू। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो दोनों इक्वल करके क्या मिलेगा? अब मैं बाकी चीज़ों मिटा देता हूँ। हमें मीन एवरेज वैल्यू मिल रही है, और IAV/T/2। सो Q इज इक्वल टू IAV इंटू T/2। ये चार्ज भेजा है DC ने, और ये चार्ज भेजा है AC ने, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे? IAV इंटू T/2, 2 इक्वल करके आई नॉट, और ओमेगा को लिखेंगे 2π/t। ओमेगा को लिखा है, ओमेगा इज 2π/t, ये हम जानते हैं। सो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, IAV की वैल्यू आई 2i0/पाई। दिस इज द मीन एवरेज वैल्यू ऑफ, दिस इज द मीन एवरेज वैल्यू ऑफ आवर DC। ठीक है, मतलब सॉरी AC। क्यों? IAV क्या था हमारा? IAV तो DC की वैल्यू थी, और ये DC की वैल्यू इसके इक्वल है। I0 क्या है? I0 याद है ना, I0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू करंट की। तो IAV आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.639 I0। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। पहले ये देखो, ये बात समझ में आ गई। हमें मिला एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको, ये डेरिवेशन थोड़ी सी लग सकती है आपको, थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन इसकी जो पीछे जो एसेंस है, जो इसका मीनिंग है, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि जो चार्ज DC भेजता है, अगर वही चार्ज AC भेजेगा तो उस DC को AC का मीन एवरेज वैल्यू कहेंगे, और ये वैल्यू आती है। अब इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। चलो इसका मीनिंग समझते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, 2i0/पाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, 2i0/पाई। लिख लेते हैं इसको अलग से, और लिख के क्या मिलेगा हमें, इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग। सो मीन एवरेज वैल्यू क्या आती है? मीन एवरेज वैल्यू इज मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 2i0/पाई। अगर हम वोल्टेज की निकालना है तो वोल्टेज की भी निकाल सकते हैं, तो उसमें बस यही आएगा, वोल्टेज कहेंगे तो यहाँ पर
2E0/पाई। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है? देखो, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट तो इस तरीके से बदलता है, वेरी करता है टाइम के साथ, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू से कहते हैं पीक वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे कहते हैं पीक वैल्यू, जो है हमारी I0। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? I0। एवरेज क्या है? एवरेज तो 2I0/पाई है, यानी कि 0.639 I0। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा I0 100 है, 100 एम्पियर है, तो हमारा एवरेज क्या होगा? उसका 0.639 यानी 63.9 होगा। तो 50 लगा लो, यहाँ पर कहीं पर है, 50 से ऊपर 60, थोड़ा सा यहाँ पर, तो मीन एवरेज वैल्यू ये होगी हमारी मीन एवरेज वैल्यू। समझ गए? 63.9 एम्पियर। बात समझ आ गई? तो ये हमने निकाली एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और वोल्टेज भी निकाल सकते हो। समझ आई बात? बहुत इजी। लेकिन आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। लेकिन अब देखो, हम घरों में जो वोल्टेज हमारे आती है ना, जो हमारा मीटर दिखाता है, वो दिखाता है 230 वोल्ट, है ना, इस तरीके से दिखाता है। वो एवरेज नहीं होती, वो मेजरमेंट का एक और तरीका होता है जो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। और नाम आ गया इफेक्टिव, उसका नाम ही इफेक्टिव है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, तो अगला हम जो पढ़ेंगे वो मेजरमेंट का एक और तरीका है जिसमें हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। उसको हम लोग RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी कह देते हैं। क्लियर है सभी को बात? ठीक है, चलें आगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। हम लोग बात कर रहे हैं मेजरमेंट से जुड़ी हुई, मेजरमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वोल्टेज हम गैस कर लेंगे बड़े आराम से। हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इफेक्टिव वैल्यू क्या है? जैसे हमने एवरेज को डिफाइन किया था, वैसे ही हम इफेक्टिव वैल्यू को भी डिसाइड करेंगे और डिसाइड करेंगे। क्या है से वो इफेक्टिव वैल्यू होती क्या है? देखो, जब हमने मीन वैल्यू की बात करी थी तो हम लोगों ने मेजरमेंट का एक तरीका निकाला था। हमने बीच में यूज़ किया था चार्ज। हमने चार्ज को बेसिकली यूज़ किया था कि भाई चार्ज को लेके चलते हैं, जो DC उतना ही चार्ज भेजेगा जितना AC भेजेगा, तो हम लोग कहेंगे वो DC AC के मीन वैल्यू के बराबर है। लेकिन जब हम बात करेंगे इफेक्टिव वैल्यू की, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे हीट प्रोड्यूस्ड की। हम लोग बात करेंगे हीट प्रोड्यूस्ड की। क्या मतलब है इसका? कि जो DC, सेम टू सेम वही बात, जो DC उतनी हीट प्रोड्यूस करता है जितना कि AC करेगा पूरी साइकिल में, उसी सर्किट के अंदर, तो उस DC को AC का इफेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू कहेंगे। तो पिछली डेफिनेशन में करना क्या हम लोगों को? पिछली डेफिनेशन में हम लोगों को चार्ज को हटा करके हीट प्रोड्यूस्ड डाल देना है, हो जाएगा काम। तो देखो, हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC, एक तरफ हीट प्रोड्यूस्ड है बाय DC के द्वारा, और एक तरफ है हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC, हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर दोनों इक्वल हों, भाई ये भी करंट होगा कुछ जो हीट प्रोड्यूस करेगा, ये भी कुछ करंट होगा जो हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर दोनों बराबर हीट प्रोड्यूस करते हैं सेम टाइम के अंदर, इन सेम सर्किट, इन कंप्लीट साइकिल, इसमें भी यही बात कहेंगे, बाय AC इन सेम सर्किट, इन वन साइकिल या कंप्लीट साइकिल, इन वन साइकिल, तो इस DC को AC का RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहेंगे।
बहुत सिंपल सी बात। अब दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करो तो आप लोगों को दोनों याद हो जाएंगी। मीन वैल्यू में हम बात करते हैं चार्ज की, और आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू में हम बात करते हैं हीट प्रोड्यूस की। अच्छा, एक बात तो ये है, मीन वैल्यू में अब डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जब हम मीन वैल्यू की बात करते हैं तो हम हाफ साइकिल लेते हैं, जब हम आरएमएस की बात करेंगे, इफेक्टिव वैल्यू की बात करेंगे, तो पूरी साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जब मीन वैल्यू को हमने निकाला था तो हमने हाफ साइकिल क्यों ली थी, पता है ना? हमने हाफ साइकिल इसलिए ली थी क्योंकि आधी साइकिल में करंट ऐसे फ्लो करेगा, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना? तो आधी साइकिल में चार्ज ऐसे फ्लो करता है, बाकी आधी में ऐसे फ्लो करता है, तो एवरेज तो जीरो। इसलिए हमने क्या लिया था? आधी साइकिल ली थी जब हमने मीन निकाला था। लेकिन आरएमएस में क्या करेंगे? आरएमएस में करंट चाहे ऐसे फ्लो करे चाहे ऐसे फ्लो करे, हीटिंग तो होगी ही होगी। समझे? ऐसा तो होने का नहीं कि भाई एक डायरेक्शन में हीटिंग हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में कूलिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम हीट प्रोड्यूस में सेफली एक साइकिल की बात कर सकते हैं। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। मीन वैल्यू में बात करते हैं चार्ज की, आधी साइकिल की। आरएमएस वैल्यू में हम बात करेंगे हीट की, पूरी साइकिल की। क्लियर है? दोनों बात समझ में आ गई। हम लोग अपने मीन वैल्यू में बात करते हैं चार्ज की, आधी साइकिल की, और आरएमएस वैल्यू में हम बात करेंगे पूरी साइकिल की और हीट की। तो हमें करना क्या है? हमें तो हीट निकालनी है। एक बार डीसी की हीट निकालेंगे, एक बार एसी की हीट निकालेंगे, और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जो डीसी की वैल्यू मिलेगी ना, वही होगी हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। करें शुरू। हीट फॉर्मूला याद है ना, उसी को यूज करने वाले हम लोग। सो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो एक तरफ लिखते हैं डीसी, यहां पर लिखेंगे हीट प्रोड्यूस बाय डीसी। मान लो IV इज वैल्यू ऑफ, या मैग्नीट्यूड कह देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस R इन टाइम, कितने टाइम में? इन टाइम, पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पूरी साइकिल। इन टाइम T इज, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। इतनी हीट प्रोड्यूस करी, I भी लिखेंगे, I भी, क्योंकि हमने I भी लिया ना। सो दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाई व्हाट? DC। ये हीट प्रोड्यूस करी है DC ने। DC का काम तो आसान सा होता है। अब AC की बात करेंगे। अब हम निकालेंगे हीट प्रोड्यूस्ड बाई AC। चलो करते हैं। तो करंट को ले लेते हैं। करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T, रेजिस्टेंस है R। अब देखो, जैसे पहले किया था ना, इसमें करंट तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, घटता जा रहा है, जीरो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थोड़े से टाइम के अंदर हीट निकालेंगे। मान लो dt टाइम के अंदर हीट प्रोड्यूस कितनी हुई? DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। dt टाइम में इतनी हीट प्रोड्यूस हुई विच इज वेरी स्मॉल। अब हम टोटल हीट निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से पूरी साइकिल के लिए, क्योंकि हमने पूरी साइकिल का टाइम लिया है। 0 से T, दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड। सो I स्क्वायर R dt। I की वैल्यू पुट कर देते हैं। I की वैल्यू क्या है? ये है। सो दैट इज 0 से T, I नॉट की वैल्यू I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। बहुत आसान सी बात। I नॉट स्क्वायर R को बाहर निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और उसके लिए हम लिख लेते हैं H इज इक्वल टू, I नॉट स्क्वायर R को बाहर निकाल लेते हैं, I नॉट स्क्वायर R, अंदर बना साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। ठीक है, कट तो नहीं रहा, आ रहा है। ओके।
अब हम इसको ओपन करने के लिए आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। ओके, सो हीट प्रोड्यूस्ड इज आई नॉट स्क्वायर आर, इसको लिखेंगे ऐसे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो दैट इज आई नॉट स्क्वायर आर, 2 को बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेट करेंगे dt 0 से t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt 0 से t। इस तरीके से इसको लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, इंटीग्रेट करके क्या मिला, दिस बिकम्स t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t माइनस cos 2 ओमेगा t इंटीग्रेशन साइन, सो साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने वाले हैं। इसको याद रखते हैं, इसको मिटा देंगे, इसको अलग से लिख लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाई डी को। सो इसको लिख लेते हैं हम अलग से, ऊपर लिख लेते हैं हमारी हीट प्रोड्यूस्ड बाई जो डी है वो है आई वी स्क्वायर आर इंटू टी। यहाँ ले आते हैं हीट प्रोड्यूस्ड अपनी ए वाली को। सो क्या मिला, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, इसके लिमिट्स पुट करेंगे t माइनस 0, जस्ट t बचेगा, माइनस साइन की लिमिट्स पुट करेंगे 1 बाई 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, लिमिट्स है t माइनस साइन 0। ओके, सो फटाफट करते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये आया t, यहाँ से क्या मिला 1 बाई 2 ओमेगा, साइन ओमेगा को ब्रेक करेंगे 2 ओमेगा बाई टी से, साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 0 तो हो चुका, साइन 0। सो यहाँ मिला आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, लिमिट t हटा लगा के हमने ये मिला, सो माइनस 1 बाई 2 ओमेगा। अब देखो यहाँ पर t से t कट गया, सॉरी t से t कट गया, t यहाँ पे है, ये तो पाई था, t से t कट गया, 4 पाई, साइन 4 पाई 0, सो साइन 0 ये भी 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें मिली हीट प्रोड्यूस्ड आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। ये हीट प्रोड्यूस करी किसने, AC ने प्रोड्यूस करी, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस बाई DC, और हमने प्रॉमिस किया था ना दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, एक t भी आएगा, यहाँ पर, दिस t। ओके, समझ आई बात। ओके, अब हमें बस इन दोनों को कंपेयर करके करना है काम, बाकी चीज़ क्लियर हुई। मैथमेटिक्स फॉर्मूला याद रखना बस, स्टार्टिंग में हीट प्रोड्यूस का, यहाँ से शुरुआत करते हैं बस। ओके, मेन फिजिक्स यहाँ तक है, उसके बाद तो मैथमेटिक्स है। सो इनको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हमें मिल जाएगा हमारा बहुत जिसकी हम वेट कर रहे हैं वो फॉर्मूला मिल जाएगा। और कंपेयर करके मिला आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, आर से आर, टी से टी, आई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट जो हम निकालने वाले थे। क्लियर है, बात में आ गई। और अगर सॉल्व करें तो ये आती है 0.707 आई नॉट। मतलब क्या, अगर आई नॉट है 100, अगर आई नॉट है 100 एम्पियर, तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी, इफेक्टिव वैल्यू होगी, IV से लिखते हैं इसको, 70.7 एम्पियर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो DC है 100 एम्पियर वाला, ठीक है, या ऐसे कह लो कि एक ऐसा AC है जो 100 तक बढ़ता है, 0 जाता है, -100 तक जाता है, फिर 0 जाता है, वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी 70.7 एम्पियर वाला DC। तो ये DC हुआ 70.7 एम्पियर वाला, और AC 100 एम्पियर वाला जिसकी पीक वैल्यू 100 है, दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे। आई बात में, फिर से देखो ऐसे, ये है हमारा AC, इसकी वैल्यू पीक वैल्यू है 100 और ये वाली वैल्यू है 100। ये उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना 70.7 एम्पियर वाला DC, दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे कंपेयर करके हमने इफेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू निकाली है। क्लियर, ये हमने करंट की वैल्यू निकाली,
ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। दिस इज RMS वैल्यू, RMS वैल्यू इज 1/√2 टाइम्स योर पीक वैल्यू। आई नॉट कौन सी वैल्यू होती है? पीक वैल्यू, इसे कहते हैं पीक वैल्यू, आई नॉट। घरों में जो आती है वो कौन सी होती है? वो भी AC होती है। और अब काम की बात, अब तुम इसको देख पाओगे बड़े आराम से। हमने लिखा RMS वैल्यू करंट की होती है I0/√2। RMS वैल्यू वोल्टेज क्या होगी? EV = E0/√2। तो घरों में जो आती है सप्लाई, उसकी वोल्टेज हम कितनी बताते हैं? 230 वोल्ट, 220 वोल्ट कहते हैं ना। वो 220 वोल्ट कौन सी वोल्टेज है? RMS वोल्टेज है या पीक वोल्टेज है? गेस करो। जो घरों में आते हैं ना 230 दिखाते हैं, ज़्यादा रहता है 220 वोल्ट वगैरह वगैरह कहते हैं ना ऐसे, या पोल्स पे लिखा मिलेगा 11,000 वोल्ट। वो कौन सी वोल्टेज होती है? घरों में 230 वोल्ट कौन सी है? ये वाली RMS वैल्यू या फिर पीक वाली? तो वो होती है RMS। सो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है और हम लिखते हैं 230 वोल्ट, वो RMS वैल्यू होती है। समझ गए? दैट इज योर RMS वैल्यू, यानी कि 230 वोल्ट का DC। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं 230 वोल्ट वाला DC। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर कल। सी यू टुमारो, बाय।